हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे झारखंड टेट 2024 का इनऑर्गेनिक का सबसे पहला टॉपिक जो पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल जो दिया गया है आप लोग का जो सिलेबस में है ना, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, और झारखंड टेट का हर एक सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। जितने भी मतलब टॉपिक दिए गए केमिस्ट्री में सब कंप्लीट किया जाएगा। बस मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर वीडियो देखते जाएं। एकदम पूरा फुल तैयारी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एकदम हिंदी इंग्लिश करके टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से याद करा दिया जाएगा। एकदम ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, ये एकदम पूरा सेवा पूरा निःशुल्क है, कोई इसमें चार्ज नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहला एक आज डेमो टाइप का एक वीडियो दे रहे हैं जो एकदम एक टॉपिक को पकड़ेंगे जो पूरा कंप्लीट करेंगे। मतलब डेमो ही है लेकिन मतलब नोट्स पूरा कंप्लीट रहेगा। जितना भी टॉपिक है इसमें, जिस टॉपिक को छोड़े जितने भी पॉइंट्स हैं सभी को डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोग जज कर सके कि भाई टॉपिक जो मेरा है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। किसके बात करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, इसको हिंदी मीडियम में बोलते हैं आयनन ऊर्जा। क्या इसको हम लोग बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। ठीक है, ये क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, कोई भी अगर मान लीजिए एटम है, कोई भी अगर एटम अगर है, किसी भी एटम के बाहरी कक्षा से, अगर किसी भी एटम के बाहरी कक्षा से अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन का अगर निकालना हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना हो तो उसको निकालने के लिए हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। क्या सप्लाई करना पड़ता है, एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, ऊर्जा देना पड़ता है। ठीक है, तो जितना एनर्जी उसको हम दे ताकि ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन मेरा क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, उसी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कोई भी एटम, लेकिन एटम जब कभी भी होगा गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी गैसियस एटम का बात किया जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी गैसियस एटम के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना ऊर्जा दिया जाएगा उसी ऊर्जा उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन लिखा गया है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि ऊर्जा के कम से कम मात्रा रिक्वायर्ड जो चाहिए टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फ्रॉम आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, किसको बाहर निकालने के लिए, आउटर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए गैसियस एटम, किसी भी गैसियस एटम का, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, यानी किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगा ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक सोडियम का गैसियस एटम लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर सोडियम Na है और यहाँ पर एक गैसेस फॉर्म में G है। ठीक है, इसका हम क्या किए, फिगर्स की थोड़ा थ्रू दिखाएं, मतलब सेल के थ्रू में, ताकि समझने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, सबको पता है। और इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 281 होगा, 2,8,1, यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, पक्का होगा। तो इसको हम अरेंज कर लिए हैं, देखिए ध्यान से, पहला कक्षा में 2 है, दूसरा कक्षा में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और तीसरा कक्षा में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, हमको यही 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर निकालना है। ठीक है, ताकि ये स्टेबल हो जाए, क्योंकि अगर ये आउटर सेल इलेक्ट्रॉन जो है मेरा अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर निकल जाए तो सोडियम मेरा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए ये बाहर तभी निकलेगा जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो जितना एनर्जी सप्लाई करे ताकि वो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और चूंकि ध्यान से देखिए यहाँ पर जब 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या मेरा बन गया 2,8, यानी सोडियम पर क्या चार्ज डेवलप हुआ, प्लस, यानी ये एक तरह का आयन न बन रहा है। तो आयन बनाने के लिए, किसी भी एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी दिया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी फॉर्म में याद रखिए, इसलिए नाम आया है आयन और एशन। ठीक है, तो आयन को बनाने का प्रक्रिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, सिंपल से याद रखना, कोई भी एक एटम है उसका बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी सप्लाई किया जाएगा उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, और आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिनोटेड बाय डेल्टा IH। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग किससे दिखाते हैं, डेल्टा IS से दिखाते हैं, डेल्टा IH। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा डेल्टा मतलब होता है चेंज। ठीक है,
चेंज, क्योंकि एनर्जी हम चेंज कर रहे हैं, जब सप्लाई कर रहे हैं या फिर रिमूव कर रहे हैं तो एनर्जी चेंज ही होता है, चेंज। और एच को हम लोग क्या कहते हैं, इंथैल्पी, एच को हम लोग क्या कहते हैं, इंथैल्पी, ठीक है। और आई मेरा क्या होता है, आयोनाइजेशन, क्या मेरा होता है, आयोनाइजेशन, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, चेंज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। तो यानी कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी को अगर दिखाना है तो डेल्टा आई ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब आते हैं आगे, आगे में देखिए, अब हमको पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब कौन सा फैक्टर है जो आयोनाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी को प्रभावित करता है, ठीक है। और याद रखिएगा झारखंड टेट में या फिर किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी से, तो वही फैक्टर्स से ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि फैक्टर से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर मेरा क्या है, इसमें सबसे पहला मेरा फैक्टर है एटॉमिक साइज। क्या मेरा है, एटॉमिक साइज, यानी परमाणु का आकार। परमाणु का आकार पर क्या करता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी मेरा डिपेंड करता है, यानी कि परमाणु के आकार पर किस प्रकार डिपेंड करेगा। तो देखिए ध्यान से, एक थोड़ा कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए, ठीक है। ये एक मेरा बड़ा परमाणु है और एक मेरा मान लो छोटा परमाणु है, ठीक है। बड़ा परमाणु इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, बड़ा एटम इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा सेल होगा, ठीक है। नंबर ऑफ सेल क्या होगा, ज़्यादा होगा, कक्षाओं की संख्या मेरा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और छोटा परमाणु हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, छोटा एटम हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सेल की संख्या क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सिंपल सी स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान सुनिए, अगर इसमें तीसरा सेल में अगर इलेक्ट्रॉन हो और यहाँ पर दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक सेल है के एल एम और ये सेल है के और एल, मान लीजिए यहाँ पर एल में है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एम में है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि भाई नाभिक जो होता है वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस होता है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। और हम लोग बल का कोई भी इक्वेशन अगर ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए हम ले ले गुरुत्वाकर्षण का ही नियम ले ले, G/m/r², आप लोग जनरली 9वीं क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से संबंध है कि जो बल है, बल और दूरी का क्या होता है, इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है। इन्वर्सली रिलेशन मतलब क्या है, अगर दूरी बढ़ेगा तो बल मेरा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और अगर दूरी घटेगा तो बल मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान समझिए कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ना एकदम पूरा एकदम इजीली सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर दूरी अगर बढ़ रहा है, अगर दूरी बढ़ रहा है इसका मतलब बल क्या होगा, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर बल मेरा क्या होगा, फोर्स मेरा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। बल मेरा यहाँ पर कम होगा, लेकिन यहाँ पर दूरी कम है, यानी कि यहाँ पर बल मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी न्यूक्लियस क्या करेगा, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर टाइटली पैक करके रखेगा, ठीक है। यानी कि जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बॉन्डेड होगा, टाइटली बॉन्डेड होगा विथ न्यूक्लियस, किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। इसी कारण से ये मेरा क्या करेगा, है ना, इसको अगर निकालना है तो हमको यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज़्यादा हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है छोटा वाला क्या होता है, मेरा ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है न्यूक्लियस और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का कितना ज़्यादा फोर्स है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी कारण से हम लोग देख सकते हैं, यानी छोटा साइज का अगर रहेगा तो मेरा छोटा साइज का अगर रहेगा तो छोटा साइज का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, मेरा ज़्यादा होगा, और बड़ा साइज का अगर एटम रहेगा तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं कि एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है, ये एरो ऊपर में है, इसका कारण मतलब ये बढ़ने को बताता है, ठीक है। अगर एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेरा क्या होगा, घटेगा। अगर एटॉमिक साइज अगर घट रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि साइज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इन्वर्सली रिलेशन है, यानी कि व्युत्क्रमानुपात है। यानी कि साइज बढ़ने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, घटता है, और साइज घटने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, मेरा बढ़ता है। तो इसी को हिंदी में लिख दें, साइज के बढ़ने से परमाणु के नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल घटता है, साइज के बढ़ने से, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी का मान घट जाता है, ठीक है। तो इसी पर एक एग्जाम्पल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को लेकर। जैसे हम लोग बात करते हैं किसका, कोई भी एक ग्रुप का एलिमेंट लेते, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हम लोग को पता है कि ग्रुप 1 जो ग्रुप 1 होता है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानते हैं ग्रुप 1 में होता है हे, ली, ना, कर, रब से फरियाद, ये होता है एलिमेंट्स, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज मेरा क्या होता है, बढ़ता है।
साइज बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा तो क्या बढ़े हम लोग, साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटता है। साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिथियम है, पहले लिथियम है तो परमाणु संख्या 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,1 होगा। सोडियम है 11 तो 2,8 क्या होगा, 1 होगा। पोटासियम है 2,8,8,1 होगा। यानी सेल बढ़ रहा है, यानी साइज बढ़ रहा है, और साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, मेरा आयनाइजेशन एनर्जी का मान घटते चला जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए ना भाई। एक बात बोलते हैं देहाती लैंग्वेज में, एक एग्जाम्पल समझाते ताकि तो आप लोग को भी इंटरेस्ट बन जाए। कभी नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, समझ लीजिए सभी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए, समझ लीजिए कुरकुरे, क्या है, कुरकुरे। मान लीजिए ये बड़ा बच्चा के पास एक 5 रुपये का कुरकुरे है और ये छोटा बच्चा के पास एक 5 रुपये का कुरकुरे है। तो आप ही लोग बताइए कि छोटा बच्चा से कुरकुरे लेना आसान होगा या बड़ा बच्चा से। स्वाभाविक से बात है कि बड़ा बच्चा समझदार होगा, वो तुरंत कुरकुरे दे देगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, कुरकुरे के प्रति उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन छोटा बच्चा एकदम अपना सामान को एकदम पूरा सीने से लगा कर बोलेगा कि एकदम नहीं देंगे। ठीक है, अब उसमें आप लोग क्या करना पड़ेगा, बहुत मनाना पड़ेगा। ए बाबू दे ना, तुमको मेला घुमाने ले जाएंगे, तुम हमको कुरकुरे एगो दे दो, हम तुमको बिस्किट खिलाएंगे, तुम कुरकुरे दे दो, आइसक्रीम खिलाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा छोटा बच्चा से एगो कुरकुरे निकालने के लिए। इसीलिए याद रखिए, छोटा बच्चा से कुरकुरे निकालना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, बहुत एनर्जी वेस्ट होगा। यानी कि जहाँ जहाँ छोटा साइज का एटम मिलेगा वहाँ वहाँ आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। अगला चलते हैं। अगला फैक्टर है मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है मेरा, ठीक है, इसको हम लोग दिखाते हैं ZeF। ठीक है, ZeF से हम लोग क्या करते हैं, इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। ये भी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो मेरा बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही वैल्यू को क्या करता है, निकालने के लिए ज्ञात मतलब टर्म यूज होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ याद रखिए, है ना, कि Z इफेक्टिव क्या है, इसका भी हम पढ़ाएंगे। एक टॉपिक आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लोग बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो अभी सिर्फ याद रखिए Z इफेक्टिव मेरा क्या है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, बस इतना ही अभी याद रखिए। ठीक, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ जो न्यूक्लियर फोर्स है फॉर आउटर सेल इलेक्ट्रॉन वो भी मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे Z इफेक्टिव का मान बढ़ेगा ना, वैसे वैसे न्यूक्लियस क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा ज़्यादा खींच के रखेगा। तो अगर ज़्यादा खींच के रखेगा तो उसको निकालने में क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगा। यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान बढ़ेगा और आयोनाइजेशन एनर्जी का भी मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, Z इफेक्टिव का। ठीक है, अब इसको देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पर देखिए ध्यान से, आयनाइजेशन एनर्जी अब पूछा गया मैग्नीशियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस 2 का, इसमें किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा, Z इफेक्टिव का पहचान है कि भाई चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा चार्ज, यानी कि अगर Mg प्लस और Mg प्लस 2 में बोला जाए तो ज़्यादा प्लस 2 चार्ज का, ज़्यादा प्लस चार्ज मेरा क्या है, Mg प्लस 2 में है, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा। चलिए उसी प्रकार एक क्वेश्चन है, एल्युमिनियम प्लस और एल्युमिनियम प्लस 2 और एल्युमिनियम प्लस 3। अगर पूछा जाए कि भाई किसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होगा, तो इसमें अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पर चार्ज मेरा क्या है, 0 है, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर प्लस 2, यहाँ पर क्या है प्लस 3। इस बेसिस पर देखा जाए तो एल्युमिनियम से ज़्यादा मेरा क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्युमिनियम प्लस में होगा, फिर जाके प्लस 2 में होगा, फिर जाके मेरा क्या होगा, प्लस 3 में होगा। ठीक है, तो Z इफेक्टिव निकालने के लिए मेरा क्या होता है, स्लेटर्स रूल होता है। ठीक है, क्या होता है मेरा, स्लेटर्स रूल होता है, वो आगे टॉपिक में हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल आप लोग याद रखिए ट्रिक वाइज में कि भाई Z इफेक्टिव क्या है, सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, एकदम इतना याद रखिए, उसी की इक्विवेलेंट होता है, उसी के थ्रू निकाला जाता है। इसी कारण से ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, डायरेक्टली याद रखिए भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, और कुछ नहीं। ठीक है, चौथा नंबर में है द ऑर्बिटल्स फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, मतलब वैसा ऑर्बिटल है ना जिससे इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है उस पर भी आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, तब से हम क्या बोले आपको समझने के लिए, भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझिए। अगर समझ गए तो फिर ये टॉपिक कोई दिक्कत नहीं होगा।
मान लेते हैं ये 4s है, ये मेरा क्या 4p है, ये मेरा क्या 4d है, ये मेरा क्या 4f ऑर्बिटल है, ठीक है। यानी कि ये 4 सेल का यानी n सेल जो है n के लिए क्या होता है, n का वैल्यू क्या होता है 4 होता है, ये n सेल है, ठीक है, KLMN, ठीक है। यानी चौथा नंबर का सेल में इतने ऑर्बिटल है, 4s है, 4p है, 4d है और क्या है 4f है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को ये पता चलेगा भाई ये मेरा न्यूक्लियस है ना। तो अगर मान ली बात करते इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को अगर निकालना है तो देखिए ध्यान से कहाँ पर हमको मुश्किल ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को भी खींच के रखेगा, इसको भी खींच के रखेगा, इसको भी खींच के रखेगा और इसको भी क्या करेगा, खींच के रखेगा, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है ये सब इलेक्ट्रॉन पर। तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई जितना ज़्यादा दूर होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना जल्दी निकलेगा, उतना क्या होगा, जल्दी निकलेगा। और उतना जल्दी निकलेगा तो हमको उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं सप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि उतना कम एनर्जी में ही वो इलेक्ट्रॉन मेरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर हमको 4f से अगर इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है और यहाँ 10 जूल का अगर एनर्जी सप्लाई हो रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ 10 जूल हो रहा है तो यहाँ गारंटी 10 जूल से ज़्यादा होगा और यहाँ पर भी गारंटी 10 जूल से और ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी मान लो यहाँ 11 जूल हुआ तो यहाँ 12 जूल और यहाँ पर क्या होगा 12 जूल से भी ज़्यादा होगा, 13 जूल। यानी कि अगर बात किया जाए तो आयनेशन एनर्जी मेरा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, 4s में सबसे ज़्यादा होगा, फिर 4p में होगा, फिर 4d में होगा, फिर मेरा क्या होगा 4f में होगा, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर लिखे हैं कि न्यूक्लियस से जितना दूर रहेगा ऑर्बिटल उतना कम आयनेशन एनर्जी होगा, जितना दूर रहेगा उतना कम आयनेशन एनर्जी होगा, ठीक है। न्यूक्लियस से जितना पास रहेगा ऑर्बिटल उतना ही ज़्यादा आयनेशन एनर्जी होगा, ठीक है। ये हिंदी मीडियम में इसलिए लिख रहे हैं ताकि इस तुरंत याद हो जाएगा क्योंकि कम समय में पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, वो भी पूरा डिटेल में। तो डिटेल में के लिए क्या होगा, थोड़ा लैंग्वेज कम, थोड़ा इजी लैंग्वेज, और दूसरी बात क्या है, कंटेंट पूरा पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ताकि 10 ही टॉपिक पढ़िए लेकिन पूरा डिटेल में पढ़िए ताकि वो 10 टॉपिक से आपको जो भी क्वेश्चन आएगा ना आप कर सके, एक भी ना छूटे, इस प्रकार का तैयारी करना है, ठीक है। तो यानी अगर देखा जाए तो 4s का मेरा ज़्यादा है, 4p का कम है, 4d का उससे भी कम है, 4f का सबसे कम है। इसलिए आयनेशन एनर्जी क्या होगा, 4s का ज़्यादा होगा, किससे, 4f ऑर्बिटल से। इन सभी फैक्टर्स का 1 2 3 अभी यहाँ पर तीसरा नंबर का फैक्टर पढ़ रहे हैं, सभी फैक्टर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे बस टॉपिक खत्म होने के बाद, ठीक है। तो आगे देखिए अगला फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर पीजीटी का एग्जाम में भी पूछा गया था, लैब असिस्टेंट का भी एग्जाम पूछा गया था, पीजीटी लैब असिस्टेंट इसमें भी पूछा गया था। अभी जो अभी सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ 6 to 8 वाला, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। यानी ये प्राय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई जो सेल होता है, सेल को हम लोग दिखाते हैं किससे, KLMN। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जो मैथ बैकग्राउंड और फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं, जो केमिस्ट्री लगभग भूल चुके हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक बार ये बताना चाहूँगा KLMN का कॉन्सेप्ट, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस का जो पहला सेल होता है न्यूक्लियस से सामने, वो उसको K बोलते हैं, L बोलते हैं, M बोलते हैं, N बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सेल है सिर्फ सेल ही नहीं, जब क्वांटम केमिस्ट्री का खोज हुआ, श्रोडिंगर का इक्वेशन जब आया उसके बाद बहुत ज़्यादा चेंजेज आया मतलब केमिस्ट्री में, और पता चला कि भाई सेल का भी डिवीज़न हुआ सबसेल में, फिर सबसेल का भी डिवीज़न हुआ ऑर्बिटल में, ठीक है। यानी कि सेल सबसे पहले क्या हो गया, बड़ा हो गया सेल से फिर छोटा आ गया मेरा क्या, सबसेल, और सबसेल से भी छोटा आ गया मेरा ऑर्बिटल। ये 3 कॉन्सेप्ट आया, सेल, सबसेल, ऑर्बिटल। यानी सबसे बड़ा सेल है, उससे छोटा सबसेल है, और सबसेल से भी छोटा क्या मेरा ऑर्बिटल है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि हमेशा यूज होगा। और याद रखिएगा नंबर ऑफ सबसेल जो होता है, नंबर ऑफ सबसेल यानी कहाँ पर कितना सबसेल होगा, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ सेल। यानी कि K मतलब होता है पहला सेल, L मतलब होता है दूसरा सेल, M मतलब होता है तीसरा सेल, और N मतलब होता है चौथा सेल। आप लोग को ये भी पूछ दिया जाएगा क्या कि एग्ज़ाम जो हो रहा है ना
एकदम 50 से 60% क्वेश्चन बहुत ही इजी आ रहा है, बेसिक 9-10th लेवल का। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, ऐसा नहीं समझिएगा टीचर का एग्जाम है तो बहुत हार्ड क्वेश्चन देगा, ये गलत फहमी है। पीजीटी का एग्जाम में भी ऐसा देखने को मिला है और इस बार जो 6 to 8 का एग्जाम हुआ है उसमें भी देखने को मिला है। याद रखिएगा, जेएसएससी का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो एकदम 50 से 60% लोल क्वेश्चन देता है, लोल एकदम ईजी, कोई भी बना देगा। आर्ट्स वाला कैंडिडेट अगर एक बार जो पढ़ा है तो वो भी बना देगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहता है। बाकी जो फाइट होगा ना वो 40 से 50% क्वेश्चन में पूरा फाइट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस सबको भी जानना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ सबसेल होता है और नंबर ऑफ सबसेल क्या होगा, नंबर ऑफ सेल के ही बराबर होगा। जैसे कहने का मतलब, अगर कोई पूछेगा कि बताइए के सेल में कितना सबसेल होगा, तो के कितना नंबर का है, के फर्स्ट नंबर का सेल है, तो यहाँ पर एक ही को सबसेल होगा, मतलब ये एक ही घर में बटा हुआ है, मतलब इसका समझ लीजिए एक ही को बेटा है। ठीक है, इसका एक ही को बेटा है। ठीक है, क्या होगा उसका नाम, एस, यानी कि पहला घर का है यानी 1s। ठीक, दूसरा नंबर का सेल है इसका, भाई दूसरा नंबर है, इसका मतलब इसका 2 गो बेटा है ना, 2 गो बेटा है, 2, यानी इसका घर 2 भागों में बटा हुआ रहेगा। बेटा जितना रहता है उतना रूम रहता है। ठीक है, उतना मतलब सेट रहेगा, है ना। शादी ब्याह होगा, कहीं लाद जूता ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, इसलिए बाप लोग क्या करता है, अगर 2 बेटा जन्म लिया है तो भाई 2 को भाग में बांट के रख दिया पहले से, नहीं तो बड़ी महाभारत टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो वही बोला कि n=2 है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी इस घर अगर दूसरा नंबर का है तो यहाँ पर 2 गो सबसेल होगा, यानी इसका बेटा 2 होगा, यानी ये 2s होगा और क्या होगा मेरा 2p। ठीक है, अगर तीसरा है तो तीसरा में 3 गो होगा। ठीक है, तीसरा में 3 गो होगा, एक होगा 3s होगा, एक होगा 3p होगा और एक क्या होगा मेरा 3d होगा। और चौथा में है तो मेरा कितना होगा, 4 होगा। चौथा में मेरा कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, एक होगा 4s, एक 4p, एक 4d और एक मेरा क्या होगा 4f। 4 को मेरा क्या हो जाएगा, सबसेल होगा। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, यानी सेल, पहला सेल एक ही घर में बटा होता है, यानी उसका एक ही बेटा है 1s। दूसरा नंबर का जो सेल है वो 2 भागों में बटा होता है, 2s 2p। तीसरा नंबर का 3 भागों में, 3s 3p 3d। और चौथा का क्या होगा, 4 भागों में, 4s 4p 4d 4f। पाँचवा का 5 भाग में। अब आपके पास जी आ जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग जरूरत पड़ा ही नहीं, तो हम लोग SP-DF से ही संतुष्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी अभी SP-DF ही सिर्फ आया हुआ है। ठीक है, और उससे ज़्यादा का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी SP-DF के बेसिस पर क्या करते हैं हम लोग, कन्फिग्रेशन को लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, कन्फिग्रेशन। तो कन्फिग्रेशन लिखना भी हम सिखाएंगे, बस इस टॉपिक को खत्म होने दीजिए, क्या कि कन्फिग्रेशन जितना भी रास्ता में बेसिक आएगा ना सब बताएंगे, क्योंकि बेसिक अगर क्लियर नहीं रहेगा तो नहीं काम होगा। 10 टॉपिक पढ़िए, लेकिन गर्दा गोल पढ़िए और गर्दा गोल नंबर लाइए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट समझिए। हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जहाँ कहीं भी आपको हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखेगा, वहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, मेरा ज़्यादा होगा। कैसे सर, समझते हैं। इसलिए हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सर हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम साइड में लिख दिए, जो भी कंसेप्ट आते जा रहे हैं साइड में लिख दिए। ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल कौन कौन सा ऑर्बिटल है, S-P-D-F। S में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, P में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, D में 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा और इसमें क्या रहेगा, 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, S-P-D-F। S में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 4 बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, यहाँ पर 6 होगा, फिर 4 बढ़ा दीजिए 10 होगा और फिर 4 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर क्या होगा 14 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 2 6 4 2 होगा, 6 होगा, 10 होगा और 14 हो जाएगा। ठीक है, तो सर इसका मैक्सिमम कोटा S का 2। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम कोटा S का अगर 2 है, P का 6 है, D का 10 है और F का 14 है, तो सर हाफ फील्ड और फुल फील्ड कितना होगा। तो भाई S अगर 2 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, तो 2 अगर इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो 2 का तो हाफ फील्ड 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और फुल फील्ड तो 2 का 2 ही हो जाएगा, होगा ना। तो इसलिए याद रखिएगा, S1 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग पावर में दिखाते हैं, S1 S2 P6 P3 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग पावर में दिखाते हैं। ठीक है, तो S1 और क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर हाफ फील्ड, और S के लिए मेरा क्या हो जाएगा, S के लिए मेरा फुल फील्ड हो जाएगा S2। P का मेरा कितना होता है, 6 होता है ना भाई, तो 6 का आधा क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा हाफ फील्ड और P6 मेरा क्या होगा, फुल फील्ड। D में क्या कितना होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर D का 10 अगर है तो हाफ फील्ड 5 होगा, D5 और यहाँ पर क्या होगा D6।
एफ में अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो एफ में मेरा क्या होगा 7 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मेरा क्या होगा फुल फील्ड। ठीक है, यानी कभी भी अगर बात किया जाए एस पी डी एफ तो जहाँ ये सब डाटा दिखेगा हाफ फील्ड या फुल फील्ड वहाँ पर एकदम आंख मूंद के मार देना है कि भाई ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा ना नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, बताइए। तो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन का 8 होता है 1s2 2s2 2p4। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में आप लोग को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, अभी खाली समझिए। हम अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस वीडियो के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का बताएंगे, एकदम बहुत ज़बरदस्त बताएंगे, एकदम याद कर लीजिएगा, एकदम पूरा ईजिली याद हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी रास्ता में भेटाएगा कॉन्सेप्ट सब बताते जाएंगे, ताकि ऐसा लगे नहीं कि सर हम कभी पढ़े नहीं तो कैसे बना पाएंगे। टेंशन नहीं, एकदम टेंशन आने नहीं देंगे, गर्दा गोल टाइप से पार करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 2p4 है और यहाँ पर 2p3 है। ठीक है, कन्फिग्रेशन लिखने के बाद तो देखिए आउटर सेल से ना इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो यहाँ पर आउटर सेल क्या है 2p और यहाँ पर क्या है मेरा 2p3। तो 2p दोनों है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है चेंज है, तो यानी कन्फिग्रेशन चेंज है। तो कन्फिग्रेशन चेंज है तो कन्फिग्रेशन में हम लोग कंसेप्ट क्या पढ़े थे, हाफ फील्ड और फुल फील्ड देखना है। p तो p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6, है ना, तो ये हो गया फुल फील्ड। अगर फुल फील्ड नहीं दिखा 6 नहीं दिखा तो इसका हाफ फील्ड क्या हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 देखिए कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ p3 में क्या है, p3 नाइट्रोजन केस में p3 में ये क्या है मेरा हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है यानी मोर स्टेबल होगा, यानी स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा। ये हाफ फील्ड है यानी इसका आयनाइजेशन एनर्जी मेरा क्या होगा ज़्यादा होगा। p4 मेरा ना ही p6 वाला है और ना ही p3 वाला है, ना ही हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है, यानी नॉर्मल कन्फिग्रेशन है। ये मेरा क्या होगा लेस स्टेबल होगा, यानी इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा मेरा कम होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, किससे, ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं और एक क्वेश्चन बेरिलियम का, देखिए बेरिलियम और बोरॉन का। तो बेरिलियम का भी कन्फिग्रेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 है और यहाँ पर देखेंगे बोरॉन का तो 1s2 2s2 2p1 है। देखिए ध्यान से यहाँ 2s2 है और ये क्या 2p1 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से हम लोग अभी क्या देखे थे, अगर मान लीजिए सेकंड सेल लेंगे तो यहाँ सेकंड सेल जो अगर होगा n बराबर 2 होगा सेकंड सेल, तो ये 2 भागों में बटा होगा 2s और किस में 2p में। ठीक है, 2s और किस में 2p में। तो स्वाभाविक सी बात है 2s और 2p में कंपेयर किया जाएगा तो 2s में ज़्यादा होगा, क्योंकि नाभिक से यानी न्यूक्लियस से जो सामने ज़्यादा होगा उसमें आयनाइजेशन एनर्जी मेरा ज़्यादा होगा, यानी 2s वाला मेरा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2s वाला देखिए, यहाँ 2s वाला आंसर होगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पर और एक कंडीशन लग गया कि 2s2 है, यानी ये फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन, यानी कि यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज भी है और मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी है, इसलिए इसे मोर जेड इफेक्टिव होगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा मेरा ज़्यादा होगा, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी मेरा क्या होगा ज़्यादा होगा। यानी कि बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होता है किससे, बोरॉन से। और जो भी एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता रहा हूँ गारंटी है एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आता है तो जो जो एग्जाम्पल बताए हैं वही सब एग्जाम्पल में से ही आएगा, गारंटी आएगा। ठीक है, और आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया मेरा क्या आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, अब आते हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से बदलता है, उसका मान किस प्रकार से बदलता है पीरियोडिक टेबल में, यानी आवर्त सारणी में आयनाइजेशन एंथैल्पी का बदलाव किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग जानते हैं आवर्त सारणी में ऐसे ऐसे अगर हम लोग जाते हैं इस प्रकार का बंटवारा जो होता है, मान लीजिए लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं पीरियड कहते हैं, यानी आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग आवर्त यानी पीरियड। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर से अगर नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो अगर मान लीजिए बात करते हैं लिथियम के बाद सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है, फ्रांसियम आता है। तो इस साइड अगर हम लोग जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रुप, यानी ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, जिसको हम लोग समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है। ठीक है, तो अगर इस समूह में अगर बात किया जाए, अगर इस समूह में बात किया जाए और पीरियड में बात किया जाए, है ना, यानी कि आवर्त और समूह में यानी पीरियड और ग्रुप में अगर बात किया जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान किस प्रकार बढ़ेगा और घटेगा उसको हम लोग जानना है। तो देखिए ध्यान से, जब हम लोग पीरियड में हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं पीरियड में आवर्त में, तब क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है बढ़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है मेरा बाबू बढ़ता है, यानी याद रखिएगा पीरियड में बढ़ेगा। ठीक है, और ग्रुप में मेरा क्या होगा घटेगा। सिंपल समझिए, ग्रुप का हमेशा बात याद है कि मैक्सिमम चीज़ें घटती है, क्योंकि डाउन न जा रहा है नीचे जा रहा है, नीचे जाना मतलब डाउनफॉल मतलब क्या होता है घटना होता है, तो यहाँ पर क्या होगा घटेगा। ठीक है, कैसे देखिए ध्यान से, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज मेरा क्या होता है घटते जाता है, यानी छोटा होते जाता है। और हम जानते हैं छोटका बच्चा से कुरकुरे निकालना क्या है बड़ी मुश्किल है,
यानी आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो बड़ा बच्चा आ रहा है, बड़का बच्चा से कुरकुरे निकालना क्या है, बहुत ही आसान है, यानी कम एनर्जी में ही काम हो जाएगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। यानी कि याद रखिएगा पीरियड यानी आवर्त में क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ता है और ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होता है, घटता है। बस इसी प्रकार टेबल याद रखिएगा, नागिन की तरह दिमाग में छाप लीजिए, नागिन का पावर को डेवलप कीजिए, दिमाग में छाप लीजिए और एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा स्कैन करके तुरंत बना दीजिए, ठीक है। यानी कि भाई नागिन जिस तरह फील नहीं करता कि इसी ने मेरा, उसका आंख में देखता है आदमी का, मतलब इसी ने मेरा नाक को मारा था, ठीक है, इसको छोड़ेंगे नहीं। उसी प्रकार ये स्कैन कर लीजिए कि भाई यही कॉन्सेप्ट हुआ है, छोड़ेंगे नहीं, एकदम बनाएंगे, ठीक है। तो ये था आयोनाइजेशन एनर्जी का बहुत ही ज़बरदस्त का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये पूरा आयोनाइजेशन एनर्जी आपका क्लियर हो गया है। बस एक लेक्चर में हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर दूसरा लेक्चर में उसी कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त का प्रैक्टिस हो जाए। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक जनों को फ्री में केमिस्ट्री क्लास मिल जाए और झारखंड टेट का सर्टिफिकेट आपके पास हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।